तरफ से। और चूंकि शिक्षक दिवस के दिन हमेशा आप लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस के दिन, लेकिन शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ी सी कुछ ऐसी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों का महत्व आप स्थापित हो सके। और जहां तक रही बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रासंगिकता की, तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। विचारों के बारे में एक चीज एक कही जाती है बच्चों कि व्यक्ति तो जाता है बट उसके विचार जो हैं वो हमेशा चिरंजीवी बने रहते हैं। तो विचारों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो हम डॉक्टर आज चूंकि शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, उनके विचारों से, उनके दर्शन से, उनके जीवन से आपको हम अवगत कराएंगे, तो आप समझ सकेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी न केवल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति रहे, अपितु इनका जो दर्शन रहा, इनकी जो सोच रही, उससे आज की जो शिक्षा जगत है, जो आज भी है, वो आज भी प्रकाशमय हो रहा है। उनके विचार आज 21वीं सदी में उतने ही प्रासंगिक हैं। आज आप इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताना इसलिए भी था क्योंकि अधिकतर बच्चों आप लोग हर साल शिक्षक दिवस मना रहे हैं और आगे भी आज शिक्षक दिवस आप मनाते रहेंगे, लेकिन इनसे अगर इनकी सीख को अपने जीवन में आप नहीं उतारते हैं तो ना तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं उनके जन्म दिवस को उनकी अपेक्षा के अनुसार मना रहे होंगे, आप उनके सीख जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं उसमें भी अपनी महती भूमिका नहीं अदा करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग आज जो चीजें इनकी हैं लाइफ में आप लोग भी उस चीज को आत्मसात करिएगा और इनके जो विचार हैं वो आप लोगों को नो डाउट, वो चाहे एथिक्स का पेपर होगा, अगर हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बहुत काम आने वाली है। इसको आप अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा के दौरान आप इसको कई जगह आप यूज कर सकते हैं, चाहे एथिक्स का पेपर, एसे का पेपर, हर पेपर्स में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये भी होती है कि पेपर, खासकर जो अपने आपका पढ़ने का तरीका कि आप पेपर पास करना ही एक तरीका है, तो पेपर पास करना और चीजों को समझना, इन दोनों में एक अंतर होता है। जरूरी नहीं वो जो लिटरेट और एजुकेट वाली एक जो अंतर आता है, तो कहते हैं हम लिटरेट हैं या एजुकेट, तो आप समझ जाए कि आपको लिटरेट और एजुकेट दोनों होना है। तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की चीजों से हम शुरुआत करें तो सबसे पहले टीचर डे पे स्पेशल इनको हम सब लोगों का एक बार फिर से नमन, और इसको शुरू करते हैं हम लोग इनके जन्म दिवस को हम लोग इनके विचारों को पढ़कर, इनके विचारों को आत्मसात करके मनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनकी जो हम पूरी जर्नी को अभी जो आधे घंटे में मोस्ट प्रोबेबली और पहले ही समाप्त करेंगे, लेकिन इनकी पूरी जर्नी को हम समझते समय हम लोग जो बिंदु देखेंगे, जीवन यात्रा, इनका व्यक्तिगत विवरण थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इन राधाकृष्णन जी के योगदान से, कि उनका योगदान क्या रहा था, उनके सुझाव क्या रहे थे, और उनके सुझाव के साथ उनकी शिक्षा और उनकी सीख हमें क्या क्या मिलती है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। और उनके पुरस्कार तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए पुरस्कार की चीजें छोटी हो जाती हैं, बट चूंकि पुरस्कार भारत रत्न से संबंधित है, हमारे भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उससे सम्मानित हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी देना उचित है। तो सबसे पहले हम इनकी जीवन यात्रा और विवरण में थोड़ा सा हम आते हैं। तो बच्चों जीवन यात्रा और विवरण में आए तो इसके पहले 5 सितंबर की जो घटना है, जो हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं? क्या इनको किसी ने कहा कि भाई कि चूंकि ये शिक्षक रहे थे अपने शुरुआती दौर में, तो इसलिए हम चूंकि इनके जन्म दिवस को मनाना इसलिए शिक्षक दिवस के? ऐसा नहीं है बच्चों। शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को जो मनाने की घटना थी, या जो आज भी हम लोग मना रहे हैं, जो हम लोग सेलिब्रेट, हम लोग जो उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जब राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बनने का जो इनका समय काल था, सन 1962 में राष्ट्रपति बने, देश के दूसरे राष्ट्रपति और देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी को हम लोग पहचानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के, हमारे प्यारे भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी।
जब दूसरे एक राष्ट्रपति जब बनते हैं, इनका जन्मदिवस मनाने के लिए लोग इनके पास जाते हैं, पर हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिवस मनाने से अच्छा ये होगा कि आप उन सभी शिक्षकों का जन्मदिवस मनाइए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। और अगर आज का दिन आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हो तो ये मेरे लिए सबसे सम्मान एवं हर्ष अनुभूति वाला का विषय होगा। ये मुझे वास्तविक अगर मुझे वास्तविक जो सम्मान अगर आप लोग दे तो उन सारे शिक्षकों को आज के दिन याद रखो, क्योंकि शिक्षक किसी भी राष्ट्र का आधार होते हैं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शिक्षकों को इन्होंने बताया कि दुनिया के में शिक्षक या किसी राष्ट्र के लिए शिक्षक उस राष्ट्र के सबसे फर्टाइल ब्रेन होते हैं। उनका दिमाग जो एक देश को बहुत आगे भी ले जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षक अपनी भूमिका सही से नहीं निभाते हैं तो उस देश की तरक्की में वो बाधक भी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि चूंकि राष्ट्र सभी शिक्षकों की पहली प्राथमिकता होती है, शिक्षक ही एक ऐसी पोस्ट है जहां पे लोग क्या करते हैं, जहां पे लोग शिक्षक एक ऐसी पोस्ट है जहां शिक्षक खुद चाहता है कि उसका छात्र उससे काफी आगे चला जाए। हमको लगता है कि ऐसा कोई भी वो नहीं है। अगर कोई भी एक तरीके से आप आज के समय में कोई भी आप ऐसा व्यवसाय कोई भी वो चीज देख लीजिए जहां एक वो चाहता हो कि हमसे आगे कोई निकल जाए, लेकिन शिक्षक के लिए ये चीजें लागू होती हैं। शिक्षक चाहता है कि उसका छात्र उससे कहीं आगे जाके शिक्षक से ज्यादा चीजें ग्रहण करके अपनी दुनिया में अपनी लाइफ में उस सफलता को प्राप्त करे। शिक्षकों की असली खुशी उसी में होती है। इसलिए राधाकृष्णन जी ने कहा कि इन देश के आज हमारा जो राष्ट्र निर्माण का जो दौर चल रहा है उसमें शिक्षकों के योगदान और शिक्षकों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप मेरा जन्मदिवस मनाना भी चाहते हैं तो आप इस 5 सितंबर को मेरा जन्मदिवस न मना के शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। उस शिक्षकों को वास्तविक सम्मान होगा और मेरे लिए सबसे हर्ष और अनुभूति का पाठ होगा। ये तो इनकी महानता का एक परिचय था, वरना आज के समय में कहते कि ठीक है मना रहे हो भाई, मेरा जन्मदिवस मना रहे हो, इसी दिन के लिए हम याद किए जाएं। लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ न केवल अपने शिक्षकों को जो उनको ज्ञान दिए, अपितु उन्होंने आगे आने वाले सभी शिक्षकों को एक तरीके से उस सम्मान का भागीदार बनाया, जिसे आज भी सभी बच्चे उनका हर 5 अगस्त को कम से कम शिक्षक को एक दिन तो याद करते हैं सम्मान पूर्वक, हर दिन याद करते हैं, एक दिन की बात तो नहीं कहेंगे। फिर हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इनके थोड़ी सी जीवन यात्रा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों जीवन यात्रा को देखें तो 5 सितंबर 1888 इनका जन्म हुआ था और इनका तिरोभाव 17 अप्रैल 1975 को हुआ। तिरोभाव शब्द यूज करेंगे क्योंकि महान पुरुषों का तिरोभाव होता है। महान पुरुष कभी मरते नहीं है और महान पुरुष के जो विचार होते हैं वो तो लंबे समय के लिए लोगों को एक दिशा और उनकी दशा का निर्धारण करते हैं, दिशा दिखाते हैं। शिक्षकों के बारे में एक चीजें कहा जाता है, शिक्षक तो उस मोमबत्ती के तरीके से होते हैं जो खुद जलकर दुनिया को प्रकाशमय बनाते हैं। इस रूप में हम राधाकृष्णन जी को जरूर याद कर सकते हैं। इनकी जो पहले उपराष्ट्रपति बनने की जो एक तरीके से जीवन यात्रा शुरू हुई वो 1952 में शुरू हुई और 1952 के बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 में बने राधाकृष्णन जी। और कुछ समय तक 1949 से 1952 तक वो बीएचयू के कुलपति के रूप में अपनी सेवा उन्होंने दिया था और इसके साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं आंध्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। इनका खुद का कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था, वहां से पढ़े हुए थे, वहां से जुड़े रहे। उसके बाद अगर इनके हम योगदान को देखें तो यात्रा ब्यूरो और योगदान के आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी एक तरीके से योगदान इनका एक ये भी था कि रशिया में भारत के उपराष्ट्रपति राजदूत के रूप में भी अपनी इन्होंने सेवा दी थी। और एक छोटा सा एक प्रसंग याद आता है वो आपको बता देते हैं। एक बार स्टालिन को इन्होंने मिलने का समय मांगा और स्टालिन ने इनको मिलने का मात्र 10 मिनट का समय दिया, लेकिन चूंकि टीचर थे और टीचर के बारे में एक चीजें कहा जाता है अनुशासित होते हैं। अनुशासन इनके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट था। अगर इनको 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। तो मान लीजिए उनको जो 10 मिनट का समय दिया गया, कई बार वो जो समय इनको दिया गया वो समय दिया गया इनको रात 9 और 10 बजे के बाद का। उसके बाद हालांकि इनको 3 महीने के बाद स्टालिन से मिलने का मौका मिला और स्टालिन से मिलने के मौका जो इनको मिला हुआ था वो मात्र 10 मिनट का ही समय स्टालिन ने इनको दिया था। पर स्टालिन की बात पे पहुंचते हैं, कहते हैं कि आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है। स्टालिन कहते हैं कि हम इस सत्ता शैतान बनकर मैंने इस सत्ता को पाया है
मुझे दैवी शक्ति मेरे ऊपर ये है, इस सत्ता को हमको उसी तरीके से हम इसका प्रयोग भी करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप बुरा ना मानिए तो हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं। आपकी तरह ही हमारे देश में एक उदाहरण मौजूद है, सम्राट अशोक का उदाहरण हमारे मौजूद है। कलिंग युद्ध में उन्होंने भी आपकी तरह की सत्ता प्राप्त किया था, काफी लोगों की वहां पे जान गई थी, बट सम्राट अशोक को हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक की पहचान कलिंग युद्ध के लिए नहीं है। सम्राट अशोक की पहचान अगर किसी लिए है तो सम्राट अशोक की पहचान उनके धम्म नीति की वजह से है, क्योंकि धम्म नीति के तहत उन्होंने दिलों को जीतने का प्रयास किया था। शासन और शासक को अगर दैवी शक्ति मिली भी हुई है तो बिना जनता के दिलों को जीते तो शासक कभी भी महान शासक की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इस तरीके से उनका डिबेट जो 10 मिनट का समय था, स्टालिन ने उनके साथ 3 घंटे तक लंबी चर्चा की, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से स्टालिन काफी प्रभावित हुआ था, राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व से। तो चलिए एक प्रसंग हो गया, हम उस प्रसंग से आगे बढ़ते हैं, हम इनके कुछ योगदान को जानते हैं कि जो आपकी शिक्षा में भी आप काम आएगा। इनके विचारों से हो सकता है आपके विचार भी कुछ और चीजें, आप इसके आगे भी चीजों को बढ़ाएंगे। तो इनका योगदान, सबसे पहला जो योगदान इनका अगर हम देखते हैं, अद्वैत दर्शन का बच्चों योगदान। इनके जीवन पर अद्वैत दर्शन का काफी प्रभाव था। इसलिए प्रभाव था क्योंकि इन्होंने एक सब्जेक्ट अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी, अपने ग्रेजुएशन के दौरान एक इन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट भी इन्होंने पढ़ा था, लिया था, और फिलॉसफी सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ना भी एक बड़ा नाचीज वो था। कुछ ऐसा प्रसंग हुआ, वहां पे उनकी घटना हुई कि उनके पास एक बुक वहां पढ़ी मिली, तो उन्होंने सबसे पहले जब उसको पढ़ना शुरू किया दर्शन को, और फिलॉसफी में इनकी बड़ी रुचि जगी, और इन्होंने फिर आगे फिलॉसफी में अपनी शिक्षा जारी रखी। और प्रथम इन्होंने जो अपना दर्शन या कह सकते हैं अपनी फिलॉसफी पे अपनी फिलॉसफी एक तरीके से प्रेजेंट की, वो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को लेकर सबसे पहले उन्होंने देखा। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं, जो शंकराचार्य का जो दर्शन है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का इनका मानना था। इन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य जी से तो इस चीज से एग्री करते हैं कि ब्रह्म सत्य पर जगत मिथ्या नहीं है, जगत को मिथ्या नहीं बताया। इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से नव वेदांत की जो थी, नव वेदांत का जो कॉन्सेप्ट था, नव वेदांत का कॉन्सेप्ट सामने लाया था। बच्चों एक चीज इनका योगदान और बहुत बड़ा था, अगर हम इनके योगदान की इस पर गौर करें, क्योंकि उस समय दुनिया में भारतीय दर्शन को लेकर अभी एक जो महत्व विवेकानंद जी स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, उस शुरुआती दौर में था। और ब्रिटिश लोग और कह सकते हैं जो पश्चिमी दुनिया के लोग थे, ये भारतीय दर्शन को बहुत कमतर आंख कर देखते थे। और उसको भारतीय दर्शन को आगे ले जाने में अगर हम कहेंगे 20वीं सदी के किसी मनीषी का या किसी उनका योगदान, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का रहा। क्योंकि इन्होंने फिलॉसफी, खासकर इंडियन फिलॉसफी को बहुत डीप में जाके पढ़ा और चीजों को दुनिया के सामने लेकर आए। न केवल पढ़ा और दुनिया के सामने बच्चों लोग लेके जो राधाकृष्णन जी लेके आए, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन फिलॉसफी को और वेस्टर्न फिलॉसफी को मर्ज करके देखा है, मिंगलिंग उसकी किया, उसको मर्ज करके सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी फिलॉसफी जो अच्छी चीजें कही की हैं उस पर भी विचार करना आवश्यक है, कभी किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जो गलती पश्चिम वाले कर रहे हैं उसको हम लोग को नहीं दोहराना चाहिए। पश्चिम की सोच वहां तक स्टक हो जाएगी, वहां तक रुक जाएगी जाके, जहां पे वो बात करते हैं कि भाई पूर्वी जो है हमारी जो यहाँ का जो एक तरह दर्पण है, कल्चर है, संस्कृति है, उसको निरंतर आते हैं, तो यहाँ की अच्छी चीजों से जो महरूम रह जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ के साथ साथ अगर पश्चिम वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसके गतिविधि को जानना या सोचना या देखना पड़े तो उसको जरूर देखना चाहिए। ये हमारे तार्किक बुद्धि को, तार्किक पक्ष को और मजबूत करेगा। तो बच्चों इनका योगदान लिखते समय, करते समय इन चीजों को ध्यान रखिए। शिक्षा जगत में इन चीजों का बहुत महत्व होता है, ये बहुत प्रयोग में आते हैं। फिर हमने कहा कि पश्चिमी फिर रूढ़वादिता के संबंध में इनका धार्मिक रूढ़वादिता को लेके काफी ज्यादा जो इन्होंने धर्म पे काफी एक तरीके से कटाक्ष के रूप में भी उसको देखा। कहे कि आज धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला या राष्ट्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने में धार्मिक रूढ़वादिता का बहुत महत्व है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को कमतर करके देखती है कई बार। इसलिए धर्म का महत्व एक तरीके से कई बार राष्ट्र को पीछे ले जाने वाला होता है। हालांकि इनके दर्पण को लेकर, इस दर्पण को लेकर खासकर धर्म के ऊपर जो इन्होंने कटाक्ष किया था, धर्म को लेकर जो डायरेक्ट धर्म को इन्होंने एक तरीके से कटाक्ष के रूप में चीजों को प्रस्तुत किया, कुछ आलोचना भी इनकी वहां पे हो जाती है। बच्चों देखिए, इतिहास का विषय अगर है तो इतिहास में कुछ आलोचना का पक्ष हर जगह होता है। आलोचना हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। किसी की आलोचना करने का मतलब उसका नकारात्मकता आप नहीं, इसका मतलब उस तर्क के सामने आप एक तर्क और रख रहे हैं या उनके तर्क से सहमत ना होकर एक नए विचार आप सामने ला रहे हैं,
क्योंकि कहा जाता है दो विचारों का जब आपस में क्लैश तो एक नया, उस संवाद से एक नया विचार सामने आता है। तो यहां पे अगर हम आलोचना के बिंदु कहें तो आप आलोचना के बिंदु में डायरेक्ट इनकी आलोचना नहीं कह सकते, इनके विपरीत जाके जो उन्होंने तर्क दिया, इसमें दो नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है। एक बाबा साहेब का नाम आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है। इनको अगर हम देखते हैं तो उसमें राहुल सांकृत्यायन एक तरीके से इन्होंने कहा कि अगर धर्म को ज्यादा क्रिटिसाइज करने का उन्होंने थोड़ा सा कॉलोनियल पक्ष को उसमें दिखाते हुए आगे बढ़े थे। और बाबा साहब का मानना था कि देखिए धर्म के बारे में कहना कि धार्मिक रूढ़िवादिता और इसको नुकसान पहुंचाती है और एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में उसको नुकसान पहुंचाती है, तो भाई उसको धर्म से डायरेक्ट आप मत जोड़िए, क्योंकि धर्म को कोई धर्म गलत करना नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे धर्म को लोगों ने खराब बनाया है। जो लोग हैं वो जो बुराइयां आई हैं धर्म के अंदर, लोगों ने इसको खराब किया हुआ है। मतलब एक तरीके से जो रूढ़िवादिता का जो आप पक्ष ले रहे हैं इसको लोगों द्वारा लाया गया है। धर्म तो कर्तव्य से होना चाहिए। तो इस तरह जो एक तरीके से विचारों के टकराव का विषय था, ये राहुल सांकृत्यायन इनके माध्यम से आता है। बच्चों एक चीज और जो राधा कृष्णन जी की सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम तो ये दोनों पक्ष हमें योगदान में इनका लेना चाहिए कि इनके द्वारा दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। इसके पहले हम आए कि हायर एजुकेशन कमीशन, हम इनके अगर इस पॉइंट में लें तो इनके सुझाव के पॉइंट में लें, क्योंकि सुझाव को हम 3 स्तरों पर देखेंगे। शिक्षक के स्तर पर सुझाव क्या था, महिलाओं के संबंध में क्या था, पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव क्या दिया था राधा कृष्णन जी ने। क्योंकि राधा कृष्णन जी का मैंने क्यों कहा कि राधा कृष्णन जी के विचार, अगर हम पहली स्लाइड में चले जो हमें कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बने हुए हैं, तो क्यों प्रासंगिक बच्चों बने हुए हैं। बात यह आती है कि राधा कृष्णन जी का विचार इतना प्रासंगिक क्यों है। तो इनकी इस प्रासंगिकता पर आए उसके पहले हम देखें कि इनके विचार क्या थे, क्योंकि जब विचार जानेंगे तभी उसकी प्रासंगिकता हम कह पाएंगे। तो इनका विचार जानने से पहले एक छोटा सा एक बताते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन गठित हुआ भारत की आजादी के बाद, और हायर एजुकेशन कमीशन में 1948 में इनको चेयर करने का मौका मिला हायर एजुकेशन कमीशन को। और जब हायर एजुकेशन कमीशन को चेयर करने का मौका मिला तो इन्होंने अलग अलग सुझाव प्रस्तुत किए बच्चों, और वो सुझाव कैसे आज भी 21वीं सदी में प्रासंगिक बने हुए हैं उसको हम आपको बताते हैं। इनके जो सुझाव थे 3 स्तर पर थे। पहले शिक्षक संबंधी इनके सुझाव बताते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन जी का मानना था कि जो शिक्षक हैं तो देश के सबसे फर्टाइल ब्रेन होते हैं। सबसे फर्टाइल ब्रेन अगर ये होते हैं तो इनको जो शिक्षक हैं, शिक्षक का सम्मान भी उसी तरीके से होना चाहिए। अगर भारत में किसी की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो शिक्षक की सबसे ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। शिक्षक अगर जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसमें उसको कैंपस में कम से कम वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जहां पे केवल और केवल बच्चों की शिक्षाओं संबंधी चीजों पर ध्यान दे सके। ऐसा ना हो कि शिक्षक, और देखिए आज क्या है, एक शिक्षक के सामने समस्या आती है कि वो आज शिक्षक होने के साथ साथ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को भी संभालना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को संभालना, ऐसा नहीं कहना शिक्षक उस काबिल नहीं है, उसको उनके गुणों का, लेकिन हो सकता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान देते तो उसका प्रभाव ज्यादा होता। इसको उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो आप बच्चों ज्यादा समझोगे। मिड डे मील पे आप लोग वाकिफ हैं। मिड डे मील में आज क्या देखते हैं, आज गांव सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताया जाता है शिक्षक सुबह से शाम तक क्या कर रहा है। मिड डे मील में बच्चों के जो भोजन और उसको बनाने संबंधी उसी का क्या कहते हैं इंतजाम करने में पूरा दिन निकाल देता है कि क्या आना है क्या जाना, उसकी फाइल मेंटेन करने में। फिर समय बचता है, टीचर की ड्यूटी लग जा रही चुनाव में, टीचर की ड्यूटी पड़ रही किसी अन्य जगह पे। चुनाव भी हमारे यहाँ लगातार होते रहते हैं। हालांकि सरकार अभी एक देश एक चुनाव का नया एजेंडा लेके सामने पब्लिक डोमेन में रख दिया है कि वो लाती या नहीं लाती है अलग की बात है, लेकिन जनता की एक राय लेने के लिए उन्होंने पब्लिक डोमेन में इसको फ्लोट करवा दिया है। तो आप देखिए शिक्षकों की व्यस्तता शिक्षा के अलावा अन्य कामों में कुछ ज्यादा ही हो रही है। इससे शिक्षक क्या है जो देश में अपना योगदान, बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान, अपने विचारों का योगदान दे सकता है, कम दे पा रहा। तो इनका ये सुझाव था कि जो शिक्षक होते हैं, इन शिक्षक को सबसे पहली बात पूरी सुख सुविधाएं, अच्छी सुख सुविधाएं मिलना लाजमी है। केवल शिक्षक अपना जीवन, क्योंकि अगर आप उसको सुख सुविधा दे रहे हो, अगर वो फ्री माइंड से बच्चों तक सब कुछ चीजें पहुंचा रहा है, तो एक शिक्षक कम से कम हजारों बच्चों का एक जो नया फौज राष्ट्र निर्माण के लिए जो युवाओं का नया फौज खड़ा कर रहा है, ये देश को कितनी समृद्धि की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए शिक्षकों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहला इनका सुझाव था शिक्षक संबंधी। दूसरा सुझाव बच्चों इन्होंने दिया था, देखिए आज 21वीं सदी में कैसे प्रासंगिक हैं, आज की चीजें देखिए करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। 21वीं सदी में इनके सुझाव कैसे प्रासंगिक हो रहे हैं। आज नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नेट
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने के बाद बच्चों अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाओ। आज सरकार ने रखा है 21वीं सदी में आके, इन्होंने पहले ही कमीशन के सुझाव में दे दिया था कि जो मानविकी संबंध है, ह्यूमैनिटेरियन जो सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं, इसको आप एक तरीके से टेक्निकल सब्जेक्टों के साथ जोड़कर पढ़ाइए। आने वाली जो पीढ़ी है वो संवेदनशील बन सकेगी। आज का समय आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मान लीजिए किसी के आज हैकिंग में, हमने आपको कई बार इसका एग्जाम्पल दिया है, हमने कहा हैकिंग हो या बड़े से बड़ा, कई बार टेररिस्ट में भी ये चीजें सामने आती हुई, तो बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ गया, या जो हैक कर रहे हैं वो टेक्निकल मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो आज अगर समाज के समस्याओं के लिए जिम्मेदार जो पर्सन है, जो ये लोग जिम्मेदार हैं, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं जो इनका दिमाग वाला पोर्शन है, आप समझ रहे हैं, जो एक तरीके से इनके दिमाग का जो पोर्शन है, जो ए है, तो इस दिमाग को कहां लगा रहे हैं? गलत कामों में लगा रहे हैं। तो राधाकृष्णन जी का मानना था कि क्यों? क्योंकि इनको एक तरीके से मानविकी जो शिक्षा मिलनी चाहिए था, मानविकी जो सब्जेक्टों की शिक्षा शुरुआती दौर पर मिलनी चाहिए थी, मॉरल साइंस, जो मॉरल एजुकेशन, ये सब जो पढ़ाया जाना था, इनसे दूर होकर इनको पूरी तरह केवल टेक्निकल नॉलेज का, समाज में इनके चीजों का पॉजिटिव यूज कैसा हो, इसको उनसे दूर रखा गया। इसलिए उन्होंने तभी सुझाव दिया था कि एक काम करिए कि अगर टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जा रहा तो उसके साथ मानविकी संबंध ह्यूमैनिटेरियन जो सब्जेक्ट है उनको भी ऐड करिए। अब सरकार जाके नई शिक्षा नीति में इस चीजों को लाई है कि शिक्षा का तरीका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का होगा, अलग अलग शब्द उसको हम जोड़कर दिखाएंगे। तो आज 21वीं सदी में इनकी प्रासंगिकता देख रहे हैं आप, आज भी बनी हुई है। दूसरा सुझाव महिलाओं के संबंध में, बच्चों शिक्षक हो गया और शिक्षक के साथ साथ पढ़ाई के तरीकों पर जो इनका सुझाव था, देखिए कितने प्रासंगिक हैं। दूसरा सुझाव महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के संबंध में बच्चों इन्होंने अपना क्या योगदान दिया? महिलाओं के संबंध में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, कहा कि महिलाओं की शिक्षा और उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित बनाओ। उनकी शिक्षा को लेकर काफी जागरूक थे। उन्होंने कहा महिलाओं की शिक्षा पर स्पेशल फोकस करो। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। और क्योंकि महिलाएं केवल एक परिवार की पोषक नहीं होती हैं, शादी के बाद वो दूसरे परिवार में भी जा रही हैं, तो एक तरीके से उनकी भी भूमिका बढ़ जाती है। तो उनका शिक्षित होना, उनका जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो आप, और आज की भी आवश्यकता है भाई, आज भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी एक चीज और फ्लोट कर रही है आज के अभी न्यूज में कि हो सकता है कि महिला को जो महिला आरक्षण बिल है सरकार उसको भी पास करे। अभी ये चीजें चल रही हैं लगातार। हालांकि संवेदनशीलता का हमारे देश में तो बड़ा अभाव देखा गया है। आजादी के 75 सालों बाद भी आज भी महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया है। सरकार चाह रही है इस चीज को पास करें, और राधाकृष्णन जी उसी समय से कह रहे हैं कि महिलाएं जागरूक होंगी तो अपने अधिकार मांगेंगी यहाँ पे, और अपने अधिकार को मांगेंगी तो अपने अधिकार को जब बाहर निकलेंगी, चीजों को जानेंगी, तो सरकार की मजबूरी होगी अधिकार को देना। क्योंकि बच्चों वैश्विक दुनिया में इसका उदाहरण मिल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने आप लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव में, सामाजिक प्रभाव में हमने महिलाओं के ऊपर हमने बताया था कि महिलाओं की मजबूरी हुई कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति दौरान और उसके बाद भी, क्योंकि युवा जो लोग थे या घर के कमाने वाले लोग युद्ध मोर्चे पर चले गए, महिलाएं घर के बाहर निकली। तो हमने कहा था उसका दो प्रभाव, एक तो मान लीजिए चलिए पहली बार घर के बाहर जा रही थी तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट वर्क प्लेस पर उनके पास जो जातियां हुई वो देख, लेकिन एक पॉजिटिव ये रहा कि महिलाएं जब घर के बाहर निकली, अपनी बाहर निकली, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से जब कदम घर के बाहर गए, चीजों के प्रति जागरूक हुई तो अपने अधिकारों की मांग करने लगी। और जब अपने अधिकारों की मांग करने लगी तो आप जान ही रहे हैं कि 1926 के आसपास आते आते इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया था, और नारीवादी जो आंदोलन सामने आए उसके बाद सामने आए। तो इसलिए महिलाओं का बाहर निकलना, महिलाओं का एक तरीके से अपने अधिकारों को जानना कितना आवश्यक है, इस पे राधाकृष्णन जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने सुझाव में जो हायर एजुकेशन कमीशन के जो उसमें रिकमेंडेशन थी, उसमें एक रिकमेंडेशन महिलाओं के प्रति बच्चों इन्होंने दिया था। कभी आपको कभी लिखना हो कहीं आए तो इन चीज को जरूर कोट करिएगा। उसके बाद या शिक्षा संबंधी कोई चीज लिखना हुआ तो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लेके आप वहां कोट करके दिखाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। फिर आते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में। इन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया कि पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ हमारा जो पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, वो पाठ्यक्रम का निर्धारण इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होना चाहिए कि क्या किस चीज में क्या पढ़ाया जाना है। उसमें ह्यूमैनिटेरियन की, जैसे हमने कहा टेक्निकल सब्जेक्टों के साथ ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट को कैसे आप जोड़ो,
इसके साथ चीजों की सोच आगे बढ़नी चाहिए। ये राधाकृष्णन जी के सुझाव थे। इन्होंने सुझाव कब दिया है? जब देश आजाद हुआ है बच्चों। सोचे कितने बिजिंदी थे हमारे जो एक तरीके से इन लोगों को जिस पदों को सुशोभित किया गया, ये लगता है कि उसमें भी अच्छा विजन रहा, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है, भारत का राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है, तो समझिए कि देश को उन्नति की तरफ लेके वो जाते ही जाते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम आप जानते होंगे कि वो भी देश के राष्ट्रपति बने, और पूरा योजना से लेके जो योजनाएं थी उनका योगदान कितना था। तो अगर योग्य व्यक्ति योग्य पद पे पहुंच जाए, अगर योग्य व्यक्ति योग्य पदों पर पहुंचता है, तो हमेशा उस पद की गरिमा को प्रकाशमान मतलब वो पद अपने आप गरिमामयी महसूस करती है। पद से व्यक्ति नहीं सुशोभित होता है, वो पद खुद को अपने को सुशोभित महसूस करती है कि ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पे एक तरीके से बैठा हुआ है पोस्ट पे। ठीक है, तो इसलिए राधाकृष्णन जी उस पद पर अगर सुशोभित हुए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद इन पे एक तरीके से गरिमामयी महसूस किया कि ऐसा व्यक्ति हमारे इस पद पर पहुंच रहे हैं जिनके विचार आज ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक भी प्रासंगिक बने रहेंगे। उसके बाद बच्चों, अगर इनकी हम सीख देखते हैं, इन्होंने कई छोटी छोटी ऐसी सीख दिया था जो इस तरीके से लोगों को जोड़ने में काम आ सके और देश को विकास के मार्ग पर आगे लेके जाएगी। उसके साथ इनके कुछ ऐसे जीवन के, देखिए कोई महान ऐसे नहीं बनता। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कह रहे हैं एक महान व्यक्ति थे, इनके शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को आज भी हम मना रहे हैं, तो कोई महान बनता है तो अपने कर्मों से ही महान बनता है। अगर इनकी हम सीख को देखें बच्चों, सीख को देखें तो इन्होंने स्वराज को लेकर कहा था कि अगर स्वराज में सभी जो स्वराज को महत्व देता है वो सभी में भ्रातृत्व की भावना देखता है, भाईचारे की भावना देखता है, और भाईचारे की भावना देखता है, इसका मतलब क्या है? जब भाईचारा मतलब उसमें ईश्वर का रूप देखता है। इसलिए स्वराज की जो है स्वराज को सभी व्यक्तियों को उसका सम्मान करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता उसका राइट है। तो अगर सबको स्वराज मतलब कहते हैं स्वयं का राज, एक तरीके स्वतंत्रता की बात ये कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं स्वतंत्रता समानता का पक्ष कभी भी इसको तुमको किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बार सभी व्यक्तियों में स्वतंत्रता समानता का भाव आ जाएगा तो इसका मतलब वो अपने भाई उसको भाई तरीके से समझ रहा है, एक तरीके से उसको अपना नजदीकी समझ रहा है, और नजदीकी समझने के क्रम में उसमें ईश्वर का भाव देख रहा है कि चलो इसको भी बराबर का पद इनको भी मिलना चाहिए। तो अगर इसी चीज से ऐसी सोच सभी की हो जाए तो राष्ट्र अपने आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास को लेकर कहा कि आज विकास के सामने सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो उन्होंने कहा अगर विकास के सामने या डेवलप करने के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर आज कोई है और दुश्मन उसका सबसे बड़ा है तो असहनशीलता है। असहनशील होना मतलब दूसरों को ना सुनने की वो होना, तो आपके विकास के मार्ग में बाधक है। जैसे आज आप संप्रदायवाद की चीजें देख रहे हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, अपनी चीजों को श्रेष्ठ मानने के चलते सांप्रदायिकता की भावना आती है, वहां दूसरों की बात आप सुनना नहीं पसंद करते, वहां विकास आपका अवरुद्ध हो जाता है। चाहे आप जो भी अरब कंट्री में ऐसी सोच आगे बढ़ रही है वहां की चीजें आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के लिए सबसे पहली बात हर एक विचारों को सहनशील बनिए। अगर आपको डेवलप करना है, आपको विकास करना है तो सहनशील बनिए। इसलिए उन्होंने टीचर के एक गुण को बताया था कि उसके अंदर सहनशीलता का भाव होता है। टीचर के अंदर जो टीचर है, क्योंकि टीचर सभी को सुनता है, सभी विचारों को सुनता है, उसके बाद राय देता है। क्योंकि अगर आप सहनशील नहीं होंगे तो लोगों को सुनोगे नहीं, लोग चीजों को देखेंगे नहीं, तो आपका विकास वहां पे रुक जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा विकास करना है तो सहनशील बनिए। तो अगर सहनशीलता का विचार सभी को लाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। फिर मैंने बताया कि महान, इनको हम महान कह रहे हैं, महान मतलब लोग बड़े दिल दिखाते हैं तो भी उनकी महानता के अंतर्गत आता है। पर जगन्नाथ सरकार का नाम सभी ने सुना होगा, इतिहासकार के रूप में इनकी पहचान होती है। इनकी पहचान उन्होंने क्या किया था? जगन्नाथ सरकार ने अपने कई प्रसंग, देखिए रिसर्च के फील्ड में एक चीज होता है कि आप अगर किसी का प्रसंग कहीं पे उठा रहे हैं तो उसको रिफरेंस में आप देंगे, अपना विचार करके दूसरे का विचार अपना विचार करके नहीं प्रस्तुत करेंगे। वो एक तरीके से रिसर्च के संबंध में अच्छा नहीं माना जाता, उसे बहुत बुरा माना जा सकता है, उसे रिसर्च की चोरी एक तरीके से आप उसमें रिसर्च की चोरी करना समझा जाता है। तो पर जगन्नाथ सरकार की पुस्तक में कई ऐसे विचार रहे जो कि सीधे कहा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों से उठाए गए चीजें थी। यहां तक उनके उस थॉट पर, उनके थीसिस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचार, चूंकि उन्होंने उनका रेफरेंस नहीं दिया था, इवन उनके जो थॉट, उनके थीसिस को एक तरीके रिजेक्ट करने के वो भी आ गया कि रिजेक्ट हो जाएंगी सारी चीजें।
वहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा शिक्षा है, अगर उनको कोई चीज मेरी किताब से अच्छी लगी या मेरी चीजों से अच्छी लगी, उन्होंने उसको प्रेजेंट कर दिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे विचार जो है उन तक पहुंच रहे हैं, दुनिया के सामने पहुंच रहे हैं। इसमें मेरा कोई उनके ऊपर आरोप नहीं बनता है। हम उनके सामने जाके इस चीज को चूंकि मेरी पुस्तक है, इसलिए हम उनके जगदास प्रकार की किसी भी चीजों पर हम जाके इसका विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, उनको सभी को पढ़ने का कार्य सब पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। आज होता तो कहते कि आपने मेरी किताबों पे चोरी किया, उनके ऊपर लगा के और पता नहीं क्या से क्या करवा देते। तो इसलिए राधाकृष्णन जी ने यहाँ पे अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पर जगन्नाथ सरकार की चीजों को उनको कहा कि ठीक है, जाने दीजिए। तो इस वजह से भी एक तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन की महानता का परिचय होता है, क्योंकि महान व्यक्ति महान अपने कर्मों से होता है, और कर्म में महान जो एक भाव आता है, सहनशीलता का जो भाव आ रहा, चीजों को सम्मान देने का जो भाव आ रहा, ये आपके लंबे समय तक आपका जो जीवन होता है, जिस परिस्थितियों से गुजरता है, उसका प्रभाव से बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम लोग कहें तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे भाई, इनकी जो हम लोगों ने सीख पे डिस्कस किया, इनके हम लोग जो योगदान पे डिस्कस किया, इनकी जो शिक्षा थी, हम लोग भी उस चीज को आत्मसात करें। इसलिए एक तरीके से कहते हैं उनके जन्मदिवस मनाने की खुशी तभी हो पाएगी जब हम उनकी शिक्षा को आत्मसात करते हैं बच्चों। तो इनकी जो सीख है, सहनशीलता वाली, स्वराज को मानने वाली, शिक्षा के संबंध में, शिक्षकों के संबंध में अगर शिक्षकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, तो वो एक तरीके से देखिए शिक्षक को लेकर उन्होंने कहा था, शिक्षक कौन कहा था, जो आपको एक शब्दों का भी ज्ञान दे दे वो आपका शिक्षक है। आप उसका सम्मान करना सीखिए। प्रकृति को आप जो देंगे प्रकृति आपको रिवर्स करती है। चीजों को बड़े बनकर कभी नहीं सीख सकते हैं। चीजों को आप तभी सीख सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ टीचर से हम सीखेंगे। छोटे बनकर ही चीजों को सीखा जाता है। एक प्रसंग ऐसे कहानी आती है, प्रसंग आता है, रामायण का भी प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी और राम जी का, और रावण का आता है। रावण को माना जाता है प्रकांड विद्वान माना जाता था, और कहा गया कि जब वहां पे सीख लेने गए, लक्ष्मण जी गए उनसे सीखने की, मतलब रावण मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तो लेटा होने के दौरान राम जी ने कहा ठीक है आप जाके उनसे कुछ सीख लो, विद्वान तो थे ही, गलतियों की सजा उन्हें मिली। जब वो गए तो उनके सर के पास बैठे थे और फिर लौट आए काफी देर बैठे रहने के बाद, तो उन्होंने कहा कि राता फिर आपने किसके पास मुझे भेज दिया था? वो तो बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं, अभी भी मतलब मृत्यु शैया पे है, लेकिन उन्हें अपना अहंकार गया नहीं। तो समझ गए राम जी की लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं कुछ गलती किए हैं। पूछा कि कहाँ क्या सीखने गए थे, कहाँ बैठे थे? कहे जाके कहाँ बैठेंगे, हारा हुआ व्यक्ति जाके सर के पास ही तो बैठेंगे। कहे कुछ सीखना है तो सर के पास बैठ के थोड़ी ना आप सीख पाओगे, आप जाओ उसके पांव के पास जाओ। तो कहे तुमको जीवन की पहली सीख तो उसी समय उन्होंने दे दिया। कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई सीख ही नहीं दिया, रावण ने तुम्हें तो पहली सीख दे दिया तुम जब यहाँ पे आ रहे हो। पहली सीख उन्होंने यही दिया कि अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। यही तो तुम्हारी रावण के द्वारा दी गई तुम्हें पहली सीख है। जाके आगे की और सीख लेना है तो जाके पांव के पास बैठो, उसकी आगे की सीख भी दे देंगे। वो तो बिना तुम्हें सिखाया नहीं भेजा है। तो वही कहा कि शिक्षकों के सम्मान को लेकर इनका बहुत ज्यादा, मतलब शिक्षकों को लेकर राधाकृष्णन जी का बहुत ही सम्मानित दृष्टि उनको देखते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पहली जो उनका आयोग जब बनी थी, पहले उसमें रिकमेंडेशन में उनकी सुविधाओं उनको लेकर उनकी जो सिफारिशें थी, कई सिफारिशें थी जिससे शिक्षक का जीवन बेहतर हो सके और शिक्षक भी बेहतर बच्चों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है बच्चों, ये इनकी सीख शिक्षा हो गई। इनका कुछ पुरस्कार, हमने कहा पुरस्कार इसलिए हमने लिख दिया, पुरस्कार से बड़ी चीज हमने कहा पुरस्कार तो छोटी ही चीजें हो जाती हैं इनके जीवन से। इनके जीवन के जो कार्य हैं, इनका पुरस्कार बच्चों एक नाइटहुड की उपाधि इनको मिली हुई थी 1931 में, अंग्रेजों ने ही खुद दिया था। 54 में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न जिनको मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। और फिर 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑफ ऑर्डर मेरिट की सदस्यता मिली थी। कहा जाता है कि उसमें जो प्रमुख विद्वान लोग हैं उन्हीं को वहां पे जगह मिलती थी, उसमें इन्होंने राधाकृष्णन जी को भी अपनी उसकी जगह दी थी बच्चों। और उसके बाद सबसे लास्ट की लाइन, इनका जो कथन कहा जाता है, इन्होंने कथन कहा था कि शिक्षक देश के सबसे बेहतर दिमाग वाले लोगों में देश को तरक्की पर और राष्ट्र को मानवता के मार्ग पर प्रशस्त करने का अहम माध्यम होते हैं। इन्होंने शिक्षक को लेकर कहा कि शिक्षक देश के सबसे बेहतर दिमाग वाले लोग होते हैं, राष्ट्र को मानवता, एक तरीके से मानवता के मार्ग पर और तरक्की के मार्ग पर ले जाने में इनका अहम योगदान होता है। तो इनका एक कथन आज भी शिक्षकों के लिए एक तरीके से उस गाइडलाइन के तरीके से काम करता है। ठीक है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और ये उन बच्चों को भी बताते हैं कि आपकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति क्या है, आप कैसे जीवन जियो, और शिक्षकों को लेकर आपका क्या भाव होना चाहिए। तो हमको लगता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर इससे ज्यादा बेहतर कुछ चीजें नहीं हो सकती थी। इनके विचारों से हम लोग अवगत हुए और आप लोग इसको आत्मसात करिए।
ऐसा ही मेरा आप लोग को सुझाव है और ऐसा ही हमारी कामना है आप लोगों से। पुनः हम आप लोग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।